अभिमन्यु के साथ गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर घूम रहे सिद्धार्थ ने जब ये देखा कि वहां पर झुंड में कुछ आदमी किसी को मार रहे हैं, तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए उनकी तरफ दौड़ लगा दी थी। सिद्धार्थ को उधर दौड़ता देखकर अभिमन्यु भी सिगरेट फेंककर उसके पीछे दौड़ पड़ा था। जब सिद्धार्थ उनके पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर करीब 30 वर्ष के एक लड़के को 4 से 5 लड़के पीट रहे थे। वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ था और इतनी पिटाई होने के बाद भी पीटने वालों को गालियां बक रहा था। उसके हाथों में एक बैग था जिसे वो अपने सीने से लगाए हुए था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग बैग को छीनने के चक्कर में उस लड़के को पीट रहे थे। सिद्धार्थ जब वहां पहुंचा तो उसने पीटने वाले लड़कों को धक्का देकर दूर किया और बोला, क्यों मार रहे हो इसे तुम लोग? क्या किया है इसने? तब तक पिटने वाला लड़का धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया था। चाहे जिस बात के लिए पीट रहे हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले? निकल लो, नहीं तो तुम्हें भी 3-4 पड़ जाएंगे। पीटने वाले लड़कों में से एक ने सिद्धार्थ को धमकाते हुए कहा। उसके धमकी देने के बाद सिद्धार्थ को हंसी आ गई थी, क्योंकि जिस हिसाब का उनका शरीर दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग सिद्धार्थ का एक हाथ भी संभालने लायक थे। इसलिए जब उन्होंने सिद्धार्थ को धमकी दी तो सिद्धार्थ की हंसी छूट गई। ठीक है, पीट लेना, मुझे भी पीट लेना, लेकिन पहले ये तो बता दो कि इसे क्यों पीट रहे थे? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब उन लड़कों से मुस्कुराते हुए सवाल किया तो उन्हें लगा कि शायद सिद्धार्थ उनका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उन लड़कों का गुस्सा और बढ़ गया था। वो 5 थे और ये 3, तो उन्हें लगा कि वो लोग सिद्धार्थ, अभिमन्यु समेत उस लड़के को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। मजाक उड़ा रहे हो? एक पड़ेगा ना, सीधा जयपुर जाकर गिरोगे। उन लड़कों में से एक ने सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा, थोड़ा धीरे मारना, जिससे मैं राजसमंद में ही रुक जाऊं। मुझे उधर कुछ काम है। सिद्धार्थ ने जवाब दिया और हंस पड़ा। उसका जवाब सुनकर अभिमन्यु और जिस लड़के को वो लोग पीट रहे थे उसकी भी हंसी छूट गई थी। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर उसे धमकी देने वाले लड़के को अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि उसने अपनी कमर में खोसा हुआ चाकू बाहर निकाल लिया था। चाकू बाहर निकालने के बाद वो सिद्धार्थ की ओर दौड़ पड़ा था। अपनी तरफ एक लड़के को चाकू लेकर आते देखकर सिद्धार्थ को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़के उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अभिमन्यु और वो लड़का दोनों डरकर पीछे हट गए थे। वो लड़का सिद्धार्थ के पास चाकू लेकर पहुंच गया और इससे पहले कि वो सिद्धार्थ के पेट में चाकू घुसाता कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया था। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस लड़के का हाथ पकड़कर घुमाया कि वो लड़का हवा में कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। ये बिल्कुल साउथ फिल्मों के एक्शन सीन की तरह था, जहां हीरो विलन के चमचों को उठा उठाकर पटकता है। अपने साथी को इतनी बुरी तरह गुलाटियां खाकर गिरते देखकर उसके बाकी के साथी घबरा कर वहां से भागने लगे थे। उन्हें भागता देखकर सिद्धार्थ उनके पीछे दौड़ पड़ा था। इतनी देर में वो समझ चुका था कि ये लोग चोर उचक्के हैं, जो राहगीरों को लूटते हैं और जो इनका प्रतिरोध करता है उसे ये मारते हैं। इसलिए सिद्धार्थ उन्हें बिना सबक सिखाए वहां से जाने नहीं देना चाहता था। सिद्धार्थ ने एक एक को पकड़कर उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया था और सिद्धार्थ के साथ मौजूद लड़के ने भी सिद्धार्थ का साथ देना शुरू कर दिया था। हालांकि सिद्धार्थ को उसके साथ की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सिद्धार्थ की हेल्प कर रहा था। धत्तोरी मैया के सैया मारो, अकेले देख के बहुत मारे थे, अब लड़ो। उस लड़के ने एक चोर को पीटते हुए कहा और उसकी भोजपुरी टोन में धमकी भरी बात सुनकर सिद्धार्थ की हंसी छूट गई थी। सिद्धार्थ और उस लड़के ने कुछ ही देर में उन लोगों को मार मार कर भुर्ता बना दिया था। सिद्धार्थ उन्हें और पीटना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु ने उसे रोक दिया और उसके बाद वो सिद्धार्थ और उस लड़के को लेकर वहां से वापस लौट पड़े थे और वो चोर भी लंगड़ाते हुए वहां से चले गए थे। कौन हो तुम और ये लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? अभिमन्यु ने उस लड़के से सवाल किया। हमारा नाम श्रवण कुमार है और हम अयोध्या से हैं, अपने दोस्त से मिलने आए हैं। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, वही देने आए थे, लेकिन ये लोग हमारा पैसा छीनने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमारी इनसे लड़ाई हो गई। 1-2 होते तो मैं इन्हें जमकर पीटता, लेकिन 5 थे, इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। श्रवण ने अभिमन्यु को जवाब देते हुए कहा। वो जिस टोन और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था उसे सुनकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु को थोड़ी सी हंसी आ रही थी। कौन है तुम्हारा दोस्त? अब की बार सवाल सिद्धार्थ ने किया था। दानू भैया, हम दानू भैया से मिलने आए हैं, श्रवण ने जवाब दिया।
दानू का नाम सुनकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु समझ गए थे कि ये दानू की जो रिश्तेदार एडमिट है जयपुर में, उसी के लिए पैसे देने आया है। विदित हो, दानू ने देवयानी को देवप्रिया के नाम से जयपुर ट्रॉमा केयर में एडमिट कर रखा था। तो तुम्हें जयपुर जाना चाहिए था, यहाँ क्यों चले आए? अभिमन्यु ने उससे अगला सवाल किया। अरे हमारी बुआ रहती है गोपुर में, हम वहीं आए थे और जयपुर जाने के लिए बस अड्डे जा रहे थे कि रास्ते में ये लोग मिल गए और इन्हें मालूम चल गया हमारे पास पैसे हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़ गए थे। जिन लोगों को आपने पीटा उसमें से एक ऑटो वाला भी था। श्रवण ने जवाब दिया। गोपपुर बिसलपुर के पास ही एक छोटा सा कस्बा था। गोपपुर से जयपुर जाने के लिए कोई सीधी बस सर्विस नहीं थी। अगर किसी को गोपपुर से जयपुर जाना होता था तो उसे बिसलपुर बस अड्डे से ही गाड़ियां पकड़नी पड़ती थी। ठीक है, हमारे घर चलो, हम आपको सुबह दानू के पास भिजवा देंगे, अभिमन्यु ने श्रवण से कहा। लेकिन श्रवण ने अभी थोड़ी देर पहले उनसे पैसों का जिक्र कर दिया था, इसलिए वो थोड़ा सा संकोच कर रहा था। उसने अपना फोन निकालकर दानू का नंबर डायल कर दिया था और उसके बाद जब दानू ने उसे अभिमन्यु के बारे में बता दिया तब उसकी जान में जान आई और उसके बाद श्रवण उनके साथ घर चला गया था। इधर श्रवण सिद्धार्थ और अभिमन्यु के साथ बीरेन शर्मा की हवेली पर पहुंच चुका था और उधर दूसरी तरफ युवराज रुद्रदेव एक घर के अंदर पड़े एक तख्त के ऊपर लेटे हुए थे और उनके पेट में एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी। उनके बगल में शांति देवी बैठी हुई थी और रॉकी उनके तख्त के पास बैठा हुआ था। योगेंद्र सिंह के घर से रणवीर प्रताप का पीछा करने निकले युवराज रुद्रदेव आखिर उस घर में तख्त के ऊपर कैसे पहुंच गए थे, इसका खुलासा होना बाकी था। कुछ देर तक वैसा ही माहौल रहा और फिर कुछ देर के बाद वहां पर एक आदमी ने एंटर किया। यह आदमी वही डॉक्टर था जिसने शिंजो का इलाज किया था जब आवृत के जागृत होने के बाद शिंजो बेहोश हो गया था। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये अब ठीक है कि नहीं? शांति देवी ने उस डॉक्टर से सवाल किया। हाँ शांति जी, ये एकदम ठीक है। मैं भी इनके होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी इनसे कुछ बातें करनी है, डॉक्टर ने शांति देवी को जवाब देते हुए कहा। शांति देवी को नाम लेकर पुकारना इस बात की ओर इंगित कर रहा था कि डॉक्टर और शांति देवी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। शांति देवी ने जवाब दिया और फिर वहां एक सन्नाटा छा गया था। हुआ कुछ यूं था कि जब युवराज रुद्रदेव ने जादुई बारिश करके अपने पेट के घाव को बंद करके रणवीर प्रताप का पीछा करना शुरू कर दिया था, उसके बाद कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें असहाय दर्द होना शुरू हो गया था और वो बेहोश हो गए थे। उन्हें बेहोश देखकर शांति ने रणवीर प्रताप का पीछा करना छोड़ दिया था और वो उन्हें इस डॉक्टर के पास लेकर आ गई थी। क्योंकि जब वो बीमार रहती थी तो उनका इलाज यही डॉक्टर करते थे, इसलिए शांति देवी और उस डॉक्टर की आपस में जान पहचान थी। जब शांति देवी युवराज रुद्रदेव को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंची तो पहले तो उसने गोली लगने की बात सुनकर इसे पुलिस केस बताकर इलाज करने से मना कर दिया था। लेकिन जब शांति देवी ने अपने पुराने संबंधों का हवाला देकर एक बार देखने को कहा तो डॉक्टर ना चाहते हुए भी राजी हो गया था। उसने जब युवराज रुद्रदेव का घाव भरा हुआ देखा तो वो तुरंत समझ गया था कि ये भी शिंजो की ही गैंग का हिस्सा है, क्योंकि शिंजो ने उसके ऊपर जादुई बारिश करके जब उसका घाव भरा था तो वहां पर वैसा ही निशान बन गया था जैसा निशान इस समय युवराज रुद्रदेव के पेट पर बना हुआ था। उसके बाद जब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि उन्हें 2 गोलियां मारी गई थी और जिसमें एक गोली तो उन्हें पार कर गई थी लेकिन दूसरी गोली उनके पेट में ही अटक गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उनकी गोली को निकाल दिया था और उनके होश में आने का वेट करने लगे थे। इधर वो डॉक्टर युवराज रुद्रदेव के होश में आने का वेट कर रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ और अभिमन्यु जब श्रवण को लेकर हवेली में दाखिल हुए तो वेदिका ने उसके बारे में सवाल किया। इस पर अभिमन्यु ने वेदिका से उसके साथ घटित हुई सारी घटना बता दी थी। रात के करीब 2 बज चुके थे। जिनके सपने ज्यादा बड़े नहीं थे या जिन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उन लोगों की आंखों से नींद गायब थी, चाहे वो मास्क मैन को ढूंढ रहा हर्षवर्धन हो या फिर सिद्धार्थ को ढूंढ रहे रिया और अमन हो या फिर सिद्धार्थ के सेफ्टी की चिंता में डूबे बीरेन हो या कृतिका के लिए परेशान अभिमन्यु और वेदिका हो, चाहे बुद्धा मार्शल आर्ट्स में बैठी अपने पति के जल्द ठीक होने और अपने बेटे को वापस पाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना कर रही निर्मला हो या फिर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सिद्धार्थ को ढूंढ रहा योगेंद्र सिंह हो। इन सभी की आंखों से नींद गायब थी।
जो जहां पर लेटे हुए थे वो वहीं करवटें बदल रहे थे। सिद्धार्थ को ढूंढ रहे शिंजो की आंखों से भी नींद गायब थी। वो अपने आदमियों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए ईटानगर से लेकर प्रीतपुरा की हर गली की खाक छान रहा था। शिंजो के लिए सिद्धार्थ अब सिर्फ उसके भतीजे यानी चांग की हालत का जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ वो उसका प्रतिद्वंदी भी बन चुका था, जिसके पास बिल्कुल उसके जैसी ही शक्तियां थी। ईटानगर के शोरगुल से बाहर बने माथुर विला के अंदर बने गार्डन में पड़ी एक कुर्सी के ऊपर रिया बैठी हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे रिया की हालत एकदम खराब होती जा रही थी। उसकी कंपनी के पास कैश खत्म होता जा रहा था। अब उसने कैश जुटाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। रिया की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसे कोई भी इन्वेस्टर पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। रिया अभी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल बजा। रिया ने जब फोन उठाकर देखा तो फोन अमन का था। इतनी रात को अमन का फोन आया जानकर रिया थोड़ा सा घबरा गई थी। उसने झट से फोन उठाया और बोली, हाँ अमन, क्या हुआ, सब ठीक है? रिया की आवाज में घबराहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। आपके लिए एक गुड न्यूज है मैम। रिया के कानों में अमन की चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। कैसी गुड न्यूज अमन? रिया ने उतावलेपन के साथ बोला। सिद्धार्थ मिल गया है मैम, वो राजस्थान में है, अमन ने जवाब दिया। अमन के मुंह से सिद्धार्थ के पता चलने के बारे में जानकर रिया माथुर का दिल जोरों से नाच उठा था। क्या? वह अमन से इतना ही पूछ पाई थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर कैसे पता चला था अमन को सिद्धार्थ की लोकेशन के बारे में? क्या अमन और रिया के अलावा किसी और को भी पता चल गया है सिद्धार्थ के बारे में? क्या अब यहां से शुरू होने वाला है सिद्धार्थ की जिंदगी का असली सफर? और क्या उस डॉक्टर की मदद से युवराज रुद्रदेव पहुंच जाएंगे शिंजो के पास? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।